चतुरिकानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न जो तेरे चरणों में आज। उसमें आप ये समझ लीजिए विटामिन बी के कमी से क्या क्या हो सकता है। तो उससे पहली बात तो एक होता है कि आंत की समस्या, डायरिया से लेके सब। आपने देखा अगर मुंह में घाव हो सकता है विटामिन बी की कमी से, तो आंत में भी हो जाएगा। लोग बैठे सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। जैसे कि देखा जाए अगर जीवन में या तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ा जो धन है वो स्वास्थ्य ही है, क्योंकि कहा गया है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। इसके अलावा किसी चीज को धन कहा नहीं गया है। किसी ने ये नहीं कहा कि रुपया पैसा धन है, किसी ने ये नहीं कहा सोना चांदी धन है, किसी ने ये नहीं कहा प्रॉपर्टी धन है। हेल्थ इज वेल्थ। अब एक बड़ा प्रश्न है, ये बात रटी तो सबको है कि हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन कभी कोई बहुत फील नहीं कर पा रहा है। पहले जो हमसे पहले के लोग थे, सो कॉल्ड हमारे पिताजी हो सकते हैं या फिर उनसे पहले की जो पीढ़ियां थी, वो लोग ये कहते थे कि 100 साल तो जीना ही है। उन्होंने जो हमारे लिए 4 आश्रम बनाए थे, पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। और वो कहते थे कि भाई चारों 25-25 साल के तो कम से कम होंगे ही। और ऐसे हमारे पास बहुत ऋषि मुनि हुए जो हजारों हजार साल जिए। तमाम ऋषियों के बारे में बताया जाता है उन्होंने 1000 साल तपस्या की, तो इसका मतलब वो 1000 साल जिए होंगे। अच्छा, हम लोग आज के जमाने में पूरी अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं और अपने आप को सो कॉल्ड बहुत स्मार्ट समझने वाले लोग हैं, लेकिन हम सोचते हैं 70 साल जी जाए तो बहुत होगा। नहीं तो 40 साल में ही किसी का हार्ट खराब हो जा रहा है, किसी की किडनी खराब हो जा रही है, किसी को पता चला पैर ही खराब हो जा रहा है। तो ये हमें कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि वाकई जो ये कहा गया हेल्थ इज वेल्थ, इसको हम नहीं समझना चाह रहे, केवल बस रट के चल रहे हैं। अब अगर हेल्थ इज वेल्थ, तो ये हेल्थ कितने का है? बड़ा प्रश्न ये है कि अगर धन है तो कितने का है, ये शरीर कितने की है? तो वैसे तो इस शरीर का कोई मूल्य नहीं है, ये अमूल्य है। लेकिन फिर भी अगर एक मोटा मोटा हिसाब लगाना चाहें और किसी का अगर लीवर खराब हो जाए और उसको ट्रांसप्लांट करवाएंगे तो 1 करोड़ रुपया लगता है, और वो भी आधा लीवर काट के लगाया जाता है दूसरे, और वो भी जिंदगी भर फिर दवा खाना पड़ता है। मतलब एक नकली आधा लीवर का अगर दाम 1 करोड़ है तो असली का तो 4-5 करोड़ होगा ही। और लीवर अगर 5 करोड़ का है तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहीं कहीं हार्ट है, तो उसका दाम 10 करोड़ मान लीजिए। ऐसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी ब्रेन। दिमाग से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। दिमाग अगर नहीं सही तो आदमी कितना स्मार्ट, हट्टा कट्टा तगड़ा हो, लेकिन फिर भी जो है कोई विशेष महत्व तो नहीं रह जाएगा। तो इसका मतलब उसका दाम ऐसे मोटा मोटा 50 करोड़, जबकि आज तक दिमाग का ट्रांसप्लांट संभव नहीं हो पाया है। तो मैं ओवरऑल ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो ईश्वर ने आपको ये शरीर दे दी है, ये कम से कम अरबों खरबों की है, इसका कोई दाम नहीं है। अब बड़ा प्रश्न ये आता है कि आपके पास 1 लाख रुपया रखा है और एक जगह 100 रुपया रखा है, तो ज्यादा सुरक्षा किसकी करेंगे? तो आप ज्यादा ध्यान तो लगाए रखेंगे, भाई 1 लाख न गायब हो जाए, 100 चला जाए, कोई बात नहीं। और आपको ईश्वर ने अरबों खरबों की जो संपत्ति दी, उस पर आप कितना ध्यान दे रहे हैं, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हमने केवल ये रटा हुआ है, हम तो एकदम ना हमारे जीने का कोई तरीका है, ना रहने का कोई तरीका है, ना खाने का कोई तरीका है, ना कुछ पता है। मतलब कुल मिला करके आज के जमाने में आप देख लीजिए, हम लोग ओपीडी में बैठते हैं, हम लोगों ने ये देखा है कि आज 30 साल के 40 साल के लोगों को शुगर की बीमारी है, बीपी की बीमारी है, और ऐसे 20-30% लोग हो गए 30-40 साल 50 साल के लोग। तो ये कहीं न कहीं हम लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। और जो सबसे ज्यादा अच्छा, दूसरी एक बड़ी बात होती कि कोई आपको अरब रुपया दे दे, खरब रुपया दे दे, तो उसको धन्यवाद देंगे कि नहीं? कोई आपको एक मोटरसाइकिल गिफ्ट कर देता तो 50 जगह आप जाकर के कहते भैया इन्होंने मुझको ये दिया। अच्छा, भगवान आपके साथ मान लो कुछ भी
किसी को छोटा सा भी कष्ट हो जाए तो तुरंत गरियाना शुरू कर देते लोग कि बताओ मेरे साथ ऐसे हो गया, जबकि आपको कभी फीलिंग नहीं है कि अरबों खरबों की संपत्ति भगवान ने आपको फ्री दे दी है। और इस जीवन के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो 3 चीजें। एक तो ऑक्सीजन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन इतना रिक्वायर्ड है कि आपको 8 मिनट तक ऑक्सीजन ना मिले तो आदमी का टिकट कट जाए। और ऑक्सीजन भगवान ने एकदम फ्री दिया है। अगर आप अस्पताल में चले जाइए, ऑक्सीजन लगाने का 200 रुपया घंटा लेते हैं अस्पताल वाले, और इस तरीके से 24 घंटे का 4800 रुपया हुआ। और आप जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आप सोचिए कितने धनी हैं, आप 1.5 लाख का ऑक्सीजन महीने भर में पीते हैं। तो आप पहली बात ईश्वर को तो धन्यवाद देंगे ही देंगे। इसलिए कहा गया कि उस परमात्मा को तो हर समय याद करना जरूरी है कि उसने कितना दे दिया, आप फील नहीं कर पा रहे। दूसरा, खाने मतलब ऑक्सीजन के बाद पानी जरूरी है, क्योंकि अगर पानी आपको 9 दिन ना मिले तो आदमी फिर जिंदा नहीं रहेगा। और खाना तीसरे पाता है कि मान लीजिए आपको 30 दिन ना मिले, 50 दिन तक भी बिना खाने के कोई जिंदा रह सकता है। शरीर में इतना फैट और सब चीजें रहती हैं कि आदमी को पानी मिलता रहे तो वो 50 दिन तक भी जिंदा रह सकता है। तो आप ये सोचिए कि पानी भी भगवान ने कितना दिया हुआ है। इस पूरे पृथ्वी पे ऐसा माना जाता है कि 1/3 या 2/3, 3/4 शायद पानी ही है। तो मेरे कहने का मतलब सबसे ज्यादा जरूरी है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के लिए जरूरी जो हमारे लिए है कि हम प्लांटेशन करें। और अगर आप कोई एक पौधा लगा देते हैं और थोड़ा सा भी बड़ा हो जाता है, उसके बाद आपको कुछ उसकी कोई सेवा नहीं करनी है, कुछ नहीं, और वो ऑक्सीजन वो शुरू कर देता है। और आप एक राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा कार्य करते हैं। कितने लोगों की स्वास्थ्य की सुरक्षा हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी। आज तमाम बड़े बड़े शहरों का आप स्थिति देख लीजिए, वहाँ पे लोग बहुत परेशान हैं। दिल्ली उल्ली में आप देख लीजिए, वहाँ पे लोगों ने ऐसे तमाम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर टाइप की चीजें लगा के रखी हुई कमरे में कि ऑक्सीजन नहीं है तो पता चला एक कमरे को फ्रेश करने के लिए उन्होंने मशीन लगा के रखी है। अब आप सोचिए मशीन लगाने से तो आएगा नहीं ऑक्सीजन, और पौधे की व्यवस्था है नहीं, पौधा लगाना कोई चाहता नहीं। तो मुझे लगता है कि एक तो ये है कि ईश्वर को धन्यवाद करना है कि उसने आपको इतनी बड़ी चीज दी है, और दूसरा उसकी जो व्यवस्था है उसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी है जीवन के लिए वो ऑक्सीजन, और उसके लिए जरूरी है पौधा लगाना। और पौधे में तमाम मेडिसिनल प्लांट हैं, जैसे बरगद है, पीपल है, जहाँ जगह और कहीं भी जगह मिले। कोई अभी यही बड़ा पार्क है, इसमें आप लगा दीजिए, आपसे कोई पूछने थोड़ा आएगा। जिस दिन लगा दोगे ऑक्सीजन तो देगा ही। बहुत लोग कहते हैं भाई लगा दिए, पता चला काट देंगे दूसरे दिन। हम कहते हैं जितने दिन लगा रहेगा उतना तो कम से कम वो देगा ऑक्सीजन, और आपसे क्या ले रहा कोई। और अगर आप नहीं लगा सकते तो आप पौधे बांट सकते हैं। जैसे अगर बांट दिया जाए तो पौधे हो जाएंगे। तो पहला तो ये है कि हमें वातावरण शुद्ध करना चाहिए, और दूसरा पानी जो है वो बहुत जरूरी है जीवन के लिए, तो उसको भी शुद्ध करने की जरूरत है। और शुद्ध नहीं, जैसे मैं बहुत समय नहीं लूंगा आप लोगों का, लेकिन पानी पीने के 3-4 नियम है आयुर्वेद में, वो मैं मोटा मोटा एक बता दे रहा हूँ। पहला तो ये है कि सुबह उठ के पानी पीना चाहिए। जब आप सुबह उठे तो पहला काम पानी पिए। उससे क्या होगा कि पूरा जितना भी ब्लड है, जैसे पानी पिएंगे तो जैसे रात में आदमी सो रहा है, उसको कितनी ऑक्सीजन मिली नहीं मिली, क्या हुआ, किस स्थिति में है, लेकिन अगर सुबह पानी पी लेंगे तो बहुत ही अच्छे से पूरे रक्त का शोधन हो जाता है, खून साफ हो जाता है। और आप ये काम शुरू कर दीजिए। तो जैसे कहते नहीं कि किसी को बहुत दांत खाज खुजली स्किन की डिजीजेज होती हैं, तो लोग कहते हैं इनके खून में समस्या है। और आप ये अगर शुरू कर दीजिए सुबह उठ करके आधा लीटर 1 लीटर तो फिलहाल सब लोग नहीं पी पाएंगे, जितना अच्छा आधा लीटर तो पी सकते हैं, आधा लीटर 3 पाव, कुछ लोग 1 लीटर भी पी सकते हैं। सुबह पहला काम पानी पीना शुरू कर दीजिए, और उसके साथ पेट भी आपको बहुत साफ होगा, पूरा जो है रक्त का शोधन हो जाएगा। एक नियम आप जीवन में बना लीजिए, आपकी बहुत सी बीमारियां अपने आप शुद्ध हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। दूसरा नियम है कि भोजनांते विषमबारी, भोजन के साथ में या भोजन के तुरंत बाद पानी कम से कम पीना चाहिए। उनका ये मानना है कि जैसे जब आप खाना खाते हैं तो खाना पचाने वाले जो एंजाइम है उसको पचाते हैं, उसी में आपने पानी पी लिया तो फिर वो बहुत अच्छे से खाना पच नहीं पाता। तो इसलिए क्या करना है कि या तो 1 घंटा पहले पानी पीजिए या 1 घंटा बाद पीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि पता चला अटक गया तो बैठे हैं कि अब पानी नहीं पीना है।
तो उस समय तो पीना ही है, जल रख के ही बैठना, लेकिन ज्यादा नहीं पीना है। जिन लोगों को गैस की समस्या और सब रहती है, इससे बहुत सही हो जाएगा। तीसरा है बहुत ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। इसका पूरा ये साइंस है कि जो लोग बहुत ठंडा पानी पीते हैं उससे क्या होता है कि उनको मतलब समझिए कब्ज की दिक्कत हो जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत ठंडा कोई चीज हो जाती है तो वहां पे मूवमेंट कम हो जाता है। अभी बहुत ठंडी में आपका हाथ लगेगा, जम रुक गया, एकदम चलेगा ही नहीं। उसी तरीके से आप आंत में बहुत ठंडा पानी डालोगे, आंत नहीं चलेगी, आंत नहीं चलेगी, पेट नहीं साफ होगा। तो बहुत ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए और पानी गटागट नहीं पीना चाहिए। बहुत लोग स्टाइल में 1 लीटर ऐसे ही एक बार में पी जाते हैं जो, तो उसमें ये है कि पानी गटागट नहीं, बहुत आराम से बैठ के सम्मान के साथ चाय की तरीके से। जैसे उससे क्या होता है, लार थोड़ा ज्यादा बनेगी। जैसे खाने का भी यही नियम है ना कि जैसे खाना जो है कूच कूच के खाना चाहिए। कूच कूच के इसीलिए खाना चाहिए क्योंकि आप जितना देर तक खाने को कूचोगे तो लार उसमें ज्यादा मिलेगी। कुछ देर बाद आप खाना कूचते रहिए तो लगता मुंह में पानी भर गया। पानी जैसा कैसे हो गया? क्योंकि लार ग्रंथियों को समय मिला कि उसमें लार मिला सके, और लार में तमाम डाइजेस्टिव एंजाइम, एंटीबैक्टीरियल और बहुत सी चीजें मिलती है। आप ये समझिए उसमें तुरंत डाइजेशन शुरू हो जाता है। अभी कुछ देर आप जो है खाना पूछिए तो उसमें धीरे धीरे मीठा होने लगता है दूध। तो कुल मिलाकर के मैं 4 चीजें आप लोग याद कर लीजिए पानी का। पहला तो ये है कि आपको सुबह उठ के पानी पीना है। दूसरा ये है कि आपको खाने के तुरंत बाद ज्यादा पानी नहीं पीना है, या खाने के साथ भी बहुत पानी नहीं पीना। थोड़ा थोड़ा पी सकते, 1 घंटे बाद पिएंगे ज्यादा सही रहेगा। बहुत ठंडा सो कॉल्ड चिल्ड वाटर, जैसे है नहीं अमेरिका वाले चिल्ड पीते, आज के जो अंग्रेज बन गए वो लोग भी चिल्ड पीते हैं। पहले तो ठंडा, उसके बाद उसमें बर्फ डाल डाल के पीते हैं। और उसकी बड़ी समस्या ये, अमेरिका वालों के साथ एक किसी अंग्रेज के बगल में लोग बैठ जाए, इतना बदबू करती है उनकी शरीर, क्योंकि पेट साफ होता नहीं, तो वो डिओ और पता नहीं कौन सा परफ्यूम लगा के घूमते रहते हैं इसलिए। और ये जो है स्थिति हमारे भी देश में, क्योंकि हमारे देश की जो असली साइंस है उसको लोग पता नहीं है। अब उनकी मजबूरी है क्योंकि उनके यहाँ ठंडी बहुत होती है तो पीते होंगे, उनकी मजबूरी। लेकिन हम लोग चूंकि बीमारी बना रहे हैं उनको देख देख के कि इनको अब देखना भाई हम भी अंग्रेज बनेंगे, तो बहुत ठंडा पानी नहीं पीना है। और जो है चौथा ये है कि बहुत गटागट पानी नहीं पीना, बैठ के पीना, आराम से पीना। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो खाना। खाने में आज के जमाने में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय ये है कि आज के जमाने में जो कुछ खाना मिल रहा है वो बहुत ही विष युक्त है। आप कुछ भी सब्जी लाते हो, कुछ भी लाते हो, आज के जमाने में जो सब्जियां तैयार की जा रही हैं, हर तीसरे दिन कोई न कोई हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड उस पर डाली जाती है। इतने कीड़े मकोड़े हैं और लोग किस तरीके के केमिकल यूज कर रहे हैं, पता चला उसमें तमाम तरीके की दवाएं लगा के कि उसको बढ़ाने के लिए। तो ये भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर संभव हो पाए किसानों से मिल करके तो विषमुक्त सब्जी की ही व्यवस्था कर लीजिए, चाहे 10-20 रुपया ज्यादा ही देना पड़ेगा। दूसरा, जैसे आज के जमाने में चूंकि लोग इतना सुविधा भोगी हो गए, मसाला आया तो आप खरीद लेंगे, पिसा पिसाया आटा खरीद लेंगे, सब कुछ खरीद लेंगे, तो उसकी शुद्धता की बहुत गारंटी नहीं दी जा सकती। अगर संभव हो पाए तो सिलबट्टा आज भी यूज किया जा सकता है, उससे आप भी स्वस्थ रहेंगे क्योंकि उससे आपकी एक्सरसाइज होती रहेगी। और नहीं कर पाए तो कम से कम आज के जमाने में मिक्सी में लाके खड़ा मसाला आप पीस के और यूज कर सकते हैं। मिक्सी में हर चीज हो जाता है। आप सीधा सभी जो मसाले के खड़े मसाले खरीद के उसको पीस के, अगर सिलबट्टे में नहीं पीस सकते तो यूज कर लीजिए। तेल है या फिर जो भी खाने की चीजें हैं उसको अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, हम इस बात को समझें कि हमको अपनी अरबों खरबों की संपत्ति पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है, तो निश्चित रूप से। और इसका एक बहुत बड़ा लाभ है, आज आप ये सोचते हो कि आप 70 साल जियोगे, और अगर आपने थोड़ा ये सब काम कर लिया और 100 साल जी गए, तो 30 साल जो आप ज्यादा जियोगे उसमें ओवरऑल आउटपुट तो आप उतना दे ही दोगे जितना आपने समय इधर दिया है। जैसे जिंदगी 2 तरीके की है। एक व्यक्ति है बहुत ही एंशियस जी रहा है, एकदम उसको लगा हुआ रात दिन की बस बहुत जल्दी जल्दी मुझे ये चाहिए वो चाहिए, गाड़ी घोड़ा बंगला और ये फ्लैट क्या क्या, मतलब जो भी चीजें चाहिए, तो वो उसके लिए रात दिन एकदम लगा हुआ है, उसके पास 1 मिनट समय नहीं है। तो आप इस बात को मान लो कि जो बहुत मेहनत करके और एकदम एंजाइटी में काम कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसकी उम्र 10 साल घट जाएगी कि नहीं।
और एक व्यक्ति ये है जिसके अपने खाने पीने का सिस्टम है, रहने का सिस्टम है, सोने का सिस्टम है कि भाई हम इतना करेंगे वो करेंगे तो 10 साल ज्यादा जिएगा। तो 10 साल अगर ज्यादा जिएगा तो 10 साल में वो जो इन्होंने, मान लीजिए इस आदमी ने 30 साल काम किया तो वो 40 साल करेगा। 30 साल में इसने 1 करोड़ कमाया तो वो 40 साल में तो कमा ही लेगा। लेकिन इनका 30 साल जो है वो पूरा जीवन एंग्सियस है, पूरा जीवन एकदम दौड़ भाग वाला है, पूरा एकदम मतलब मरा जा रहा है उसका जीवन, मतलब वो उसे फील ही नहीं हुआ हम किस लिए पैदा हुए। और जो वो 40 साल का आदमी, जो 40 साल जीने वाला, वो पूरा 40 साल क्वालिटी लाइफ जिएगा। तो ये भी हम अगर सोचे तो आउटपुट तो हमें बराबर ही मिल रहा है, लेकिन ये है कि ये क्वालिटी लाइफ है और वो एंग्सियस लाइफ है। तो इसलिए हम लोगों को ये बात समझना है कि हम पहले तो अपनी लाइफ क्वालिटी अगर कर लेंगे तो निश्चित रूप से आउटपुट घटने वाला नहीं है। और अगर कहीं हम और ज्यादा जी गए तो आउटपुट हमारा ज्यादा ही होगा, निश्चित रूप से ज्यादा होगा। तो ये थोड़ा सा काम करना है कि खान पान में भी थोड़े से परिवर्तन करने हैं। और मैं आपको 5 बातें और बता रहा हूँ खाने में किन चीजों को खाना है। पहला तो एक चीज ये होती है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है खाने में वो है दूध। हम लोग तो तमाम जगह योग प्रोग्राम करते हैं, स्कूलों में जाते हैं, वहां पे बच्चे होते हैं, उनसे पूछते हैं ये बताओ खाने में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। तो बच्चे कोई कहते हैं हरी सब्जी, तो कोई कहेगा दाल, तो कोई कहेगा रोटी, तो कोई चावल, मतलब सब। लेकिन मैंने बहुत ही कम देखा, मैं गांव के स्कूलों में बात बता रहा हूँ कि वहां पे लोग दूध नहीं बताते। और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि शायद आज हम बता ही नहीं रहे बच्चों को, या हमें नहीं पता है, क्योंकि एक चीज कहा गया मिल्क इज कंप्लीट फूड। जो बच्चा पैदा होता है वो केवल और केवल दूध पीता है। और बच्चे से स्मार्ट बच्चा किसी का हो, चाहे वो पिल्ला हो और चाहे बछिया हो, चाहे बछवा, जो भी हो, आदमी बच्चा नहीं जानवर का भी बच्चा हो बहुत स्मार्ट होता है। और बच्चे केवल और केवल दूध पीते हैं। और ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था बनाई है, दांत हो या दांत ना हो, और आप दूध खाली पियो। आप जीवन में और कोई चीज नहीं बता सकते हो जो पी करके जीवन भर आदमी जिंदा रह सके। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं केवल और केवल दूध पी करके सैकड़ों साल जिंदा हैं। और मैं आपको अपने क्षेत्र के तमाम ऐसे लोग बता दूंगा जो 100 साल से ज्यादा के हैं। मतलब एक डॉक्टर नहीं है, लेकिन वो विश्वरूप राय चौधरी करके, तो उन्होंने एक वीडियो डाला कि भाई दूध पीना जो है बड़े हानिकारक है। तो मैंने कहा ये तो बड़ा खतरनाक बात हो गई। इस देश में भगवान, जो भी श्री कृष्ण भगवान से लेकर के जिन लोगों के पास 1-1 लाख गायें थी और जिन्होंने पूरे इतनी बड़े बड़े कार्य किए हैं, और इस राष्ट्र में लोग किसी का पैर छूने पर जब कहा करते थे कि दूधो नहाओ पूतो फलो, जहाँ पे दूध की इतनी महिमा रही है, हमारे किसी भी कार्य में बिना पंचगव्य के कोई काम नहीं होता था, वहां पे एक व्यक्ति आज ऐसा आ गया, वो ये कहने लगा कि दूध पीने से भैया ऐसा करो तुम्हारा जीवन ही कम हो जाएगा। तब मैंने जाकर के तमाम ऐसे लोगों को ढूंढा और उसमें मेरे पास ऐसे 100 वर्ष के जो लोग मिले, उनसे मैंने डायरेक्ट इंटरव्यू लिया। मैंने कहा ये बताइए कि आपका दिनचर्या क्या है, आप क्या खाते पीते हैं। तो अभी मैंने एक हर्निया किया था, एक दादा हैं लगभग 114 साल के, तो मैंने कहा इनसे बढ़िया तो कोई व्यक्ति मिलेगा नहीं। वो आए थे तो उनके पिताजी कह रहे बहुत, मतलब उनके जो सुपुत्र हैं कहने लगे इनकी उम्र बहुत ज्यादा है और इनका ऑपरेशन कैसे हो पाएगा। तो मैंने कहा आप लाइए, मैं बेहोशी वाले डॉक्टर हैं हमारे, देखेंगे, अगर वो बेहोशी दे देते हैं तो हम ऑपरेशन कर देंगे। फिर उन्होंने देखा उनको कोई समस्या थी नहीं, ना उनको हार्ट में दिक्कत, ना उनको कहीं फेफड़े में दिक्कत, ना कहीं कुछ, बीपी सीपी सब उनका एकदम बढ़िया। बाद में उनका ऑपरेशन किया गया, मुझे याद था, मैं गया उनसे, मैंने पूरा उनका इंटरव्यू लिया। मैंने कहा बताइए क्या खाते पीते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं तो रोटी और दूध, और उनको अभी चश्मा भी नहीं लगता। और वो बता रहे देखिए रोज सुख सागर पढ़ता हूं मैं आधा घंटा बैठ के। तो मतलब आप समझिए जो कंप्लीट फूड है, किसी भी व्यक्ति को दूध में सब कुछ मिलता है। 1 लीटर दूध में 500 रुपए 1000 रुपए की दवाई बनती है। जो भी खाने में चाहिए आपको शरीर को, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन, जो कुछ वो सब दूध में है। और मैं आपको बता दूं उसमें 2 ग्राम कैल्शियम, 4 गोली कैल्शियम के बराबर कैल्शियम मिलता है। उसका खुद का दाम अगर आप जोड़ लेंगे तो अच्छी कंपनियों का कैल्शियम 8-10 रुपए गोली आती है,
तो 40 रुपए तो कैल्शियम ही है, और उसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन और जो चीजें मिलती है उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, केवल कैल्शियम। और कैल्शियम का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो दूध है। और समस्या क्या हो गई आज के जमाने में, कोई दूध जो है, लोग चाय पीते हैं, दूध पीते नहीं। अब चाय के नुकसान ये है कि चाय जो होता है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। मतलब आप पहली बात तो जो भी कैल्शियम जाएगा, वो कैल्शियम की जरूरत क्या है? कैल्शियम की जरूरत है हड्डियों को मजबूत करने के लिए। हड्डियां मजबूत हो, कोई झुंझुनाहट ना हो शरीर में। जैसे आज ओपीडी में या मरीजों की संख्या आप देखेंगे, आपने रिश्तेदारों में, घरों में, कहीं भी देखेंगे, सबसे ज्यादा जो समस्या है, लोगों को कमर में दर्द है, पैर में दर्द है, झुंझुनाहट है, टिनटिनाहट है, ऐंठन है, यही सब समस्या है। और वो 20 साल से लेके शुरू हो गई, और उसका एकमात्र कारण है कैल्शियम की कमी। और कैल्शियम का जो स्रोत है वो दूध है, और दूध कोई लेता नहीं है। और अगर आप चाय पियोगे तो कैल्शियम कम हो जाएगा, तो और समस्या। तो आप क्या कर रहे हो, एक तो कैल्शियम ले नहीं रहे हो, जो कुछ मिल भी रहा है उसको कम कर दे रहे हो चाय पी के। आप ये मान के चलिए, लंबाई भी अगर बढ़ाना है तो हड्डी बड़ी होनी चाहिए, हड्डी बड़ी होने के लिए कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम के लिए दूध चाहिए। और आप हरियाणा चले जाइए तो वहां पे चाय लोग नहीं पिलाते हैं, वहां लोग जो है मट्ठा पिलाते हैं या दूध पिलाते हैं। तो वहां के लोग लंबे चौड़े, हट्टे कट्टे, तगड़े होते हैं। और हमारे यहाँ के लोग छोटे छोटे, तो पता है डाल पकड़ के लटक रहे हैं डॉक्टर साहब से लंबाई बढ़ाने के लिए, तो उससे थोड़े बढ़ेगी, उसके लिए चाहिए दूध। और आप अगर 10 साल पीछे जाइए, जो लोग गांव के लोग हैं वो जानते होंगे, हमारे देश में ऐसी व्यवस्था थी कि अगर आपके पास ना भी भैंस हो तब भी दिन भर में कोई न कोई मट्ठा उट्ठा दे जाता था कि भाई उनके पास भैंस नहीं, दूध नहीं दे रही, चलो उनके यहाँ दे देते हैं। लेकिन आज एक ऐसा सिस्टम आ गया, पहली बात तो एक जैसे यू टर्न वाली स्थिति है। पहले जिनके पास ज्यादा जानवर होते थे वो लोग सम्मानित लोग थे, आज जिनके पास ज्यादा जानवर हैं वो बहुत पिछड़े माने जाते हैं कि अरे इनके पास कुछ नहीं, ये सब तो ऐसे ही लोग हैं, देहाती, हाँ भैंस वाले। तो ये जो यू टर्न हो गया, इसलिए हमारा जीवन तो घट रहा है। जिनको आप बहुत देहाती समझ रहे हो वो लोग बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, वो आपको 100 साल जिंदा रख सकते थे। आप सोकाज बहुत बड़े अंग्रेज जरूर हो गए हो, लेकिन आप आज 50 साल जीने के लिए तरस रहे हो। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, आपको उस घर जाना ही जाना पड़ेगा। और दिक्कत तब से और ज्यादा हो गई जब से हर घर में गैस आ गया। पहले लोग गाय भैंस इसलिए रखते थे क्योंकि उनको कम से कम कुछ कंडी वंडी जरूरत पड़ती थी। अब घर में खाम कंडा चाहिए तो गाय भैंस का रखना मजबूरी है। अब क्या हो गया, अब तो ये हो गया कि भैया आप गैस लाओ। अब गैस, जो आदमी गैस पे खाना बनाएगा वो गोबर उठाएगा, और गोबर अगर नहीं उठाएगा तो दूध कहां से पाएगा? दूध पराग डेयरी वाले देंगे, और पराग डेयरी वाले कौन सा दूध देंगे वो तो भगवान ही जाने। उससे हो सकता है कि कैल्शियम मिलने की जगह घट जाए और जो है हड्डी बढ़ने की जगह और छोटी हो जाए, और वो हो भी रहा है। तो मेरा अपना ये मानना है कि हमें अगर अपने बच्चों को हट्टा कट्टा तगड़ा स्वस्थ बनाना है तो दूध की व्यवस्था करनी है। अब दूध आप कैसे व्यवस्था करेंगे, इसके लिए भी आपको मिलना पड़ेगा उन्हीं लोगों से जो लोग दूध की व्यवस्था रखते हैं। तो उनसे आप 10 रुपया 5 रुपया ज्यादा दे करके और शुद्ध दूध की व्यवस्था करें। ये कंप्लीट है, फूड है, इसके अलावा इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि भाई ये तो बादाम खाता है, ये तो गरी खाते हैं, इनका दिमाग ज्यादा बढ़ जाएगा। भगवान ने सब कुछ मिला के दूध में दे दिया, कहीं कोई दिमाग आपको लगाना नहीं। आप खाली दूध पिलाइए, कुछ ना खिलाइए, सब फिट रहेगा। तो ये दूध जो है ना वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है भोजन में, पहला। दूसरा ये है कि आज के जमाने भी जब बहुत छोटे थे तो हम सोचते थे कि भुजिया चावल एक तो देखने में अच्छा नहीं लगता, और हम सोचते थे घर वाले इसलिए बनवाते होंगे कि कुछ ज्यादा हो जाए, अमाउंट में ज्यादा दिखे तो इससे जो है कम लगेगा, तो इसलिए ज्यादा अच्छा रहेगा। जब मैं MBBS में था, मैं 3rd ईयर में था, वहां पे एक वर्ड है पार बॉइल्ड राइस, पार्सली बॉइल्ड राइस, जिसको बोलते हैं भुजिया चावल। फिर उसमें उसकी महत्ता लिखी गई है कि भुजिया चावल और अरवा चावल में डिफरेंस क्या है। जो भुजिया चावल होता है उसके ऊपर की जो कन वाली होती है, उसको जब कभी भी आप भुजिया करोगे तो पहले चावल फूलेगा, फूलने के बाद उसको जब सुखवाओगे तो फिर जो है सूख जाएगा। सूखने के बाद छिलके और चावल के बीच में गैप बन जाता है, और जो एलुरान लेयर है, जो कन वाली लेयर है, वो चावल से बहुत टाइटली अटैच्ड हो जाती है। और जब उसको आप जा करके फिर से चावल बनवाते हो
तो बहुत आसानी से छिलका निकल जाता है और आपका एलुरान लेयर सो कॉल्ड कण जो है वो बच जाता है। और कण जो है वो बी कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब आपको जैसे मुंह में कभी छाला हो जाए तो आप क्या करते हैं, आप जा करके कहते हैं कि भाई ऐसा करो बीकासूल, डॉक्टर अगर जाइए किसी छाला हो जाए तो बीकासूल खिलाते हैं। और बीकासूल में क्या है, बी कॉम्प्लेक्स। और बी कॉम्प्लेक्स मिलता कहाँ, भुजिया चावल में। और भुजिया चावल हम लोग खाएंगे नहीं, अरवा चावल जितना चमाचम चमके तो उसके लिए और उसको टाइट करवा के एकदम, अब वो पूरा आपने खत्म कर दिया, उसमें कुछ बचे नहीं, केवल स्टार्च बचा। और जो बी कॉम्प्लेक्स मिल सकता था उसको आपने खत्म कर दिया। अब भुजिया चावल चूंकि लोग खाना नहीं चाहते, जहां चावल खाने वाले जितने भी प्रदेश हैं वहां आप चले जाइए, आपको अरवा चावल मिलेगा नहीं। ये केवल उत्तर प्रदेश वालों की स्थिति है जहां पे हम लोग केवल अरवा चावल खा रहे हैं। नहीं तो आप बंगाल चले जाइए या जहां भी लोग चावल पे आधारित हैं, जिनके जीवन में चावल ही मुख्य भोजन है, वो लोग ज्यादा से ज्यादा भुजिया चावल खाते हैं और वो लोग उसी कारण से स्वस्थ हैं। आप ये सोचिए बी कॉम्प्लेक्स का बहुत महत्व है। विटामिन बी बहुत होते हैं, B1, B2, B3, B4, B6, B12 तक। और उसमें आप ये समझ लीजिए विटामिन बी के कमी से क्या क्या हो सकता है। तो उससे पहली बात तो एक होता है कि आंत की समस्या, डायरिया से लेके सब। आपने देखा अगर मुंह में घाव हो सकता है विटामिन बी की कमी से, तो आंत में भी हो जाएगा। तो पेट में दर्द होना, जलन होना, गैस बनना, जितनी आंत से संबंधित बीमारियां हो बी कॉम्प्लेक्स के कारण हो सकती है। दूसरा होता है एक दिमाग की कमजोरी, जिसको बोलते हैं डिमेंशिया, लोगों को भूल जाता है चीजें। अगर आपको बी कॉम्प्लेक्स मिलता रहे तो आपका दिमाग एकदम तेज रहेगा। और तीसरा जो होता है स्किन से जो रिलेटेड डिजीजेज है, तो डिमेंशिया, डायरिया और स्किन रिलेटेड जितनी भी डिजीजेज है, ये सब जो चीजें हैं वो बी कॉम्प्लेक्स से की कमी से होती हैं। और यूपी में तो हमारे लोग कम से कम भुजिया चावल खाते हैं और उसका भी यही बड़ा कारण है, क्योंकि भुजिया चावल गांव, उनको ये लगा कि ये लोग कुछ जानते नहीं है और इनकी प्रथा गड़बड़ है और इसलिए ये किया जाए। बाद में हम लोगों ने पढ़ा तब मुझे समझ में आया कि भुजिया चावल खाना चाहिए, अरवा चावल खाना चाहिए। और तीसरा जो है रोटी जो होनी चाहिए वो मोटी होनी चाहिए। अब सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग जो है BSc पास है, वो रोटी कैसी बनाते हैं, एकदम बहुत पतली, इतनी पतली, बहुत समय ले रहा हूं मैं। रोटी कौन सी बनाते हैं कि जिसमें दो छिलका, बीच में हवा। अब आपने कभी पढ़ा होगा कि अगर प्रोटीन को 60 डिग्री से ज्यादा गर्म किया जाए तो उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। अब जब तावा पे आप रोटी बना रहे हो तो तावा 100 डिग्री तो कम से कम गर्म हो रहा होगा, बल्कि 100 क्या 150 डिग्री गर्म रहता है। अब आपने रोटी बनाई तो छिलका 150 ग्राम, तो उसके अंदर की जो न्यूट्रिएंट है वो तो लगभग खराब। बीच में क्या है, हवा है, तो कुल मिला खा तो आप हवा रहे हो। पहले के लोग मोटी रोटी बनाते थे। मोटी बनाने से ये होता था कि मान लीजिए छिलका जल गया लेकिन बीच में कुछ बच गया, तो वो खाएंगे तो उससे आपको निश्चित रूप से जो भी चीजें चाहिए, जो उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फाइबर्स हैं, जो मिनरल विटामिन हैं, वो सब चीजें आपको मिलेंगी। तो खान पान हमारा इतना गड़बड़ है और जो हम खा भी रहे हैं। पहला तो एक और भी है कि इनको, जैसे आज के जमाने में पहले लोग तो जाता से पीसते थे, तो जाता से बहुत धीरे धीरे पीसते थे। जाता के बीच में कोई बहुत गर्म नहीं होता था, आप धीरे धीरे पीस, 1 घंटे में 1 किलो 2 किलो आटा उन्होंने बनाया। तो टेम्परेचर ना बढ़ने के कारण उसकी गुणवत्ता खराब नहीं होती थी। आज मैदा बनाने के चक्कर में दोनों पार्टों के बीच में इतना प्रेशर कर दिया जाता है कि अगर आप बहुत पतला मैदा पिसवाइए और तुरंत आप हाथ डाल दीजिए बोरी में, आपका हाथ जल जाएगा। तो आपने जब आटा पिसवाया तभी उसको जलवा दिया आधा, फिर लाए बहुत पतली रोटी बनाए, छिलके को जला दिया, तो कुल मिलाकर के उसमें कुछ बचा नहीं। तो आप ये उम्मीद करो उससे बहुत ज्यादा ताकत आएगी। आज के जमाने में ओपीडी में सबसे ज्यादा समस्या ये है कि वो 30 साल का भी आदमी है तो उसे कमजोरी बहुत ज्यादा है। कोई ताकत की दवाई दे दो डॉक्टर साहब, कोई सिरप लिख दो ताकत वाला। उसका बड़ा कारण ये है कि जो आप खा रहे हो उसमें तो कुछ खाना नहीं चाह रहे हो। तो पहला तो दूध बहुत जरूरी है, दूसरा चावल, भुजिया चावल होना चाहिए, तीसरा रोटी मोटी होनी चाहिए और चौथा साग बहुत ज्यादा जरूरी है।
अब देखिए जैसे हम लोग बचपन में हमने देखा है, हम लोग तो गांव में पढ़े लिखे, वहां पे हम लोगों ने देखा कि वहां पे साग बहुत लोग खाया करते थे, बथुआ से लेके सरसों और सब साग पहले लोग बनाते थे भी। लेकिन मुझे लगता है आज के जमाने में लोग बहुत कम बनाते हैं, क्योंकि या तो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि खाने में तो कोई गड़बड़ नहीं लगता, तो इसका मतलब बनाने में ज्यादा मेहनत है। और ज्यादातर लोग आलू और इसी आलू बैगन परवल जो भी बनाना, लेकिन साग कोई नहीं बनाना चाहता। जबकि साग जो है वो आयरन मतलब मिनरल्स जो होते हैं और फाइबर, इनका सबसे बढ़िया स्रोत है। और आज जो हमारे देश में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो एनीमिया है, पहले जो साग बनता था वो लोहे की कढ़ाई में बनता था, और ब्लड बढ़ाने के लिए, खून बढ़ाने के लिए कभी आप जाते हैं तो तुरंत वो लोग आयरन लिख देते हैं। और पहले आयरन जो है हमको कढ़ाई से ही मिल जाता था, लेकिन अब उसको एकदम बदल दिया गया, क्योंकि उसमें मेहनत लगती थी, वो काला हो जाता था, तो साफ करने में बड़ी मेहनत लग रही। तो सबने कहा भैया ऐसा करो, अब वो एल्युमिनियम वाली कढ़ाई चालू हो गई। अब एल्युमिनियम का सबसे बड़ा खतरा, पहले जो अंग्रेजों के जमाने में जो लोग भारत के पकड़े जाते थे, जेल में जाते थे, उनको एल्युमिनियम के बर्तन में खाना दिया जाता था। अब उसमें क्या है कि एल्युमिनियम से 125 तरीके के कैंसर होते हैं। इतनी खतरनाक चीज है एल्युमिनियम, आप सोच नहीं सकते। लेकिन हम लोग पढ़ लिख करके अब एल्युमिनियम में ही सब खा रहे हैं। पहले लोग फूल के बर्तन में, पीतल के बर्तन में, तांबे के बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में, इन सब में खाया करते थे। और सबसे जो शुद्ध है वो तो मिट्टी का ही बर्तन है, और नहीं तो सोने चांदी। जैसे सोने चांदी के जो बर्तन, सोना चांदी रिएक्शन नहीं करता, एल्युमिनियम सबसे ज्यादा रिएक्शन। एल्युमिनियम में आप अभी वो नमक डाल दीजिए या दही डाल दीजिए, कुछ दिन में आपको लगेगा कुछ कट गया, उसमें गड्ढे हो जाते हैं, वो इतना ज्यादा नुकसानदायक है। स्टील तब भी चला हुआ है, तांबा तो बहुत अच्छा है, पीतल अच्छा है, सोना चांदी तो खैर बहुत महंगी चीज हो गई, लेकिन फिर भी मिट्टी के बर्तन ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं, लेकिन एल्युमिनियम कम से कम यूज किया जाए। और आयरन का अगर यूज करेंगे तो आयरन से आपको आयरन मिल जाएगा, मिनरल विटामिन फाइबर मिल जाएगा। साग का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करिए, एकदम स्वस्थ रहेंगे, कभी पेट खराब ही नहीं होगा। और पांचवी चीज जो बताना है वो है गुड़। पहले जमाने में आपने देखा होगा कि सब लोग गुड़ खाते थे, चीनी उनी तो कोई, हम लोगों ने देखा होली दिवाली में 1-2 किलो मिलता था तो कोई लेके आता था, नहीं चीनी जनरली कोई खरीद के लाता नहीं था घर में। सब लोग गुड़ खाते थे, गुड़ बनाते थे और 2-3 साल रखे रहते थे। पता चला भूसा वूसा घर में रखे हैं, पुराना गुड़, पुराना गुड़ लोग निकाल के खा रहे हैं। अब आप ये सोचिए, सभी लोग जानते होंगे गुड़ या चीनी कैसे बनती है। बनती तो गन्ने के रस से ही है। गुड़ तो आप लोगों ने बनाया भी होगा, हम लोगों ने भी बनाया है, देखा है। केवल गन्ने के रस को केवल और केवल उबालते जाइए, गुड़ बन जाता, उसमें कहीं किसी तरीके की कोई दवा आपने नहीं डाला। जबकि अगर उसी गन्ने के रस से चीनी बन रही और वो चमाचम चमक रही, इसका मतलब उसमें कुछ तो डाला गया होगा, और उसमें कम से कम 16 तरीके के केमिकल डाले जाते हैं। और चीनी खाने से ही शुगर हो रहा है, चीनी खाने से बहुत बड़ा काज है, उसकी पूरी मैकेनिज्म है, उसको मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर सकता हूँ, उसमें समय लगेगा इसलिए नहीं, एकदम साइंटिफिकली आपको मैं बता सकता हूँ कि चीनी खाने से क्यों शुगर होता है। इसलिए आप इस बात को, मेरी बात को भरोसा करके आज इस बात को मान लीजिए कि आप अपने जीवन से चीनी को खत्म कर दीजिए, हटा दीजिए। आप गुड़ का प्रयोग करिए, और गुड़ में बहुत गुड़ होता है। गुड़ और चीनी का तासीर एकदम से उल्टा है। मतलब अगर गुड़ खाएंगे आप, जैसे लोग कहते हैं खाने के बाद गुड़ खा लो तो पच जाता है, और आप खाने के बाद चीनी खा लो तो जो पच रहा होगा वो भी रुक जाएगा। मतलब चीनी का जो एंड प्रोडक्ट है वो एसिडिक है, जबकि गुड़ का जो एंड प्रोडक्ट है वो बेसिक है। गुड़ में फास्फेट पाया जाता है, इस कारण से अगर गुड़ खाओगे खाने के बाद में तो जो पच नहीं रहा वो पच जाएगा, और अगर आप चीनी खाओगे तो जो पच रहा वो रुक जाएगा। तो आप ये समझ लो, दोनों जो है एक, मतलब एक इस सिरे का है तो वो दूसरे सिरे का, दोनों का एकदम से मतलब उल्टा है रिजल्ट। इसलिए वो जहर है और ये अमृत है। गुड़ में आप देखे होंगे पेट नहीं साफ है किसी का तो कहते गुड़ खाइए। जो लोग ऐसी फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जैसे मान लीजिए मार्बल की फैक्ट्री है, काटन फैक्ट्री है, जहाँ पे कि ऐसे होता है कि फेफड़े में धूल जम जाती है या तमाम डस्ट होते हैं,
जो स्टोन के डस्ट हो सकते हैं, काटन के डस्ट हो सकते हैं, और बाद में तमाम तरीके की बीमारियां हैं, न्यूमोकोनियासिस से लेकर के फेफड़े की बहुत खतरनाक बीमारियां होती हैं। वहां पे उनको ये बताया जाता है आप गुड़ खाया करिए, रोज जाइए शाम को गुड़ खाइए, वो फेफड़े को आपको साफ करता रहेगा। गुड़ आपकी पूरी आंत को एकदम साफ कर देगा, फेफड़े को आपको साफ कर देगा, आपको कभी भी कोई भी बीमारी नहीं होने पाएगी। अब समस्या ये है, चाय भी मिलती है और बल्कि वो महंगी मिलती है। अब जैसे हम लोग यहाँ नहीं प्रचलन है, क्योंकि अभी मानसिक रूप से हम लोग गुलाम हैं। कुछ लोग तो आगे चले गए, जैसे हरियाणा वालों ने दूध नहीं छोड़ा, उनके यहाँ अभी भी चाय नहीं चलती, लेकिन हम लोग तो चाय ही पिलाते हो। जिसको चाय ना पिलाओ गरियाएगा बैठ के कि बहुत ही पिछड़ा आदमी है। अभी ले जाके उसको गुड़ से पानी पिला दो, उसको बिस्कुट ज्यादा पसंद है। अगर गुड़ रख दीजिए तो पता नहीं, अब तो खैर लोग पढ़े लिखे हो जा रहे हैं, अब तो मैं तो अपने यहाँ गुड़ ही खिलाता हूँ सबको। और मेरी ये स्थिति है कि अब तो इस समय खत्म हो गया मेरा गुड़, मैं तो उसमें तमाम जो है समझिए आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस डाल करके एकदम आयुर्वेदिक गुड़ बनवाता हूँ। बुद्धिवर्धक, शक्तिवर्धक, बाल वर्धक, सब तरीके के। मुझे लगता है सबसे ज्यादा तो ब्रांडिंग इसी को होना चाहिए। और वो गुड़ सौभाग्य से अभी संत कबीर नगर में हमने लगभग, अभी तो इधर 2-4-10 एकड़ में हम लोगों ने अभी गन्ने वो धान की खेती करवाई थी एकदम विषमुक्त। अभी इसमें लगभग 100 एकड़ में प्रयास है हम लोगों का अभी गेहूं की खेती करवाना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जैसे विषमुक्त गेहूं, और उसमें कोई खर्चा नहीं है, विषमुक्त पे कोई अभी लेक्चर नहीं है, नहीं तो विषमुक्त का बहुत ही आसान, बहुत ही सस्ता और ज्यादा उपजाऊ, ये अंग्रेजों ने हम लोगों को बताया नहीं है। जैसे है नहीं कि यहाँ पे देश में लोग ऐसे ऐसे जुलाहे थे और इस देश का कपड़ा पूरे विश्व में जाता था, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, सबका अंगूठा काट के और पता चला अपना कपड़ा लाके हम लोगों के ऊपर लाद दिया। उसी तरीके मजबूत होना चाहिए किडनी, और ये सब है कहाँ, फेफड़ा। जिन लोगों फेफड़ा मजबूत नहीं था, कोरोना में देखिए अभी, या फिर जो है, तो कुल मिला करके जो कुछ है वो यहाँ से यहाँ तक चीजें हैं, और इनकी एक्सरसाइज केवल और केवल योग में है, प्राणायाम में। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कर्दूरिकानिकराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ स्वाहा। ॐ तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तद्चन्द्रमाः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मता आपश्च प्रजापतिः स्वाहा। ॐ सर्वे निमेषा जज्जिरे विद्युता पुरुषादधि नैनमूर्ध्वं न तिर्यञ्चं न मध्ये पर्यग्रभत् स्वाहा। ॐ न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः हिरण्यगर्भ इत्येष मामाहिंसीदित्येषा यस्मान्न जात इत्येषः स्वाहा। ॐ एषो देवः प्रदिशोऽनुसर्वाः पूर्वो जातः स उगर्भे अन्तः स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यङ्गनास्तिष्ठति सर्वतो मुखः स्वाहा।